हेलो वीवर्स, वेलकम टू थ्रियल क्लासेस। घटनाचक्र पूर्वावलोकन इतिहास की सीरीज हम लोग कर रहे थे। आज हमारा टॉपिक होगा ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। गाइस, क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करिएगा, चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं गवर्नर जनरल एवं वायसराय। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं। इसके नोट्स पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ इसके प्रश्न हैं उसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखेंगे आज की क्लास को। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में धनिक वर्ग द्वारा संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिए जाने के कारण उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हो सका। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली को प्रारंभ किया। हम लोग ये सारी चीज़ें कल वाली क्लासेस में जो प्रीवियस क्लासेस थी उनमें कर चुके हैं। ये सारे जो गवर्नर जनरल थे, वायसराय थे, इन्होंने क्या काम किए थे, क्या नीतियाँ लेकर आए थे, वो सारा हमने इसको विस्तार से पढ़ा है। इसे इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी तथा बिस्वेदारी आदि भिन्न भिन्न नामों से भी जाना जाता है। ये व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक के क्षेत्र में लागू थी। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्र का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों के एक नए वर्ग को भूस्वामी घोषित कर दिया गया, जिसे भूमि के लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना था तथा 1/11 भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना था। स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार छोटे पूंजीपति यानी भद्र नवाब थे। स्थायी भूमि बंदोबस्त ये जमींदारी प्रथा के बाद अंग्रेजों द्वारा भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई दूसरी व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत के जन्मदाता कौन थे? टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे तथा सर्वप्रथम इसे तमिलनाडु के बारामहट जिले में लागू किया गया था। इसके बाद में ये व्यवस्था मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग, जो आज आधुनिक कर्नाटक का भाग है, इसमें लागू की गई थी। इस प्रथा के अंतर्गत रैयतों को भूमि के मालिकाना और कब्जादारी अधिकार दिए गए थे। प्रत्यक्ष रूप से ये सीधे तथा व्यक्तिगत रूप से वे स्वयं सरकार को भू राजस्व का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे। इस व्यवस्था ने कृषक भू स्वामित्व की स्थापना की। इसके अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत के भू क्षेत्र का 51% हिस्सा शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत लगान की वसूली कठोरता से की जाती थी तथा लगान की दर भी काफ़ी ऊंची थी। अगली व्यवस्था थी महालवाड़ी पद्धति। ये भू राजस्व व्यवस्था कृषक के साथ नहीं बल्कि प्रत्येक ग्राम अथवा महल किसको कहते हैं? जागीर का एक भाग होता है, उसके साथ में स्थापित की जाती थी। इसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति अपनी भूमि छोड़ देता था तो ग्राम समाज इस भूमि को संभाल लेता था। ये ग्राम समाज ही सम्मिलित भूमि, शामलात तथा अन्य भूमि का स्वामी होता था। ये पद्धति उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत, पंजाब में कुछ परिवर्तनों के साथ में लागू की गई थी, जिसके अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत के भू क्षेत्र का 30% हिस्सा शामिल था। औपनिवेशिक शासनकाल में भारत सरकार के गृह शुल्कों से तात्पर्य इंग्लैंड स्थित राज्य सचिव द्वारा भारत सरकार की ओर से किया गया व्यय था। इसमें शामिल थे भारतीय सार्वजनिक ऋण एवं रेलों पर लगाई गई पूंजी पर दिया गया ब्याज, भारत को दी गई सैनिक और अन्य सामग्री की लागत। भारत के कारण इंग्लैंड में दिए जाने वाले नागरिक और सैनिक शुल्क, इंग्लैंड में राज्य सचिव का सारा व्यय वर्ष 1919 तक तथा भारत सरकार द्वारा यूरोपीय अफसरों को दिए जाने वाले भत्तों और पेंशन, भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि गृह शुल्कों पर भारित नहीं थी। ब्रिटिश काल में इंपीरियल प्रेफरेंस शब्दावली का प्रयोग भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए किया जाता था। इसके तहत भारत में ब्रिटिश आयातों पर नाम मात्र का शुल्क या बिल्कुल नहीं लगता था, जबकि भारत के निर्यातों पर ब्रिटेन में भारी शुल्क लगाया जाता था। आगे बात करेंगे धन के बहिर्गमन सिद्धांत की, या अपवाह सिद्धांत भी कहते हैं। इसकी राष्ट्रवादी परिभाषा का तात्पर्य भारत से धन, संपत्ति एवं माल का इंग्लैंड में हस्तांतरण था, जिसके बदले में भारत को इसके समतुल्य कोई भी आर्थिक, वाणिज्यिक या भौतिक प्रतिलाभ नहीं होता था। दादा भाई नौरोजी धन के बहिर्गमन के सिद्धांत के सबसे पहले और सर्वाधिक प्रखर प्रतिपादक थे। इन्होंने अपने लेखों एवं पुस्तकों में द इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, पॉवर्टी एंड अर्न ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये इनकी बुक है, ये बहुत पूछी जाती है, इसको ध्यान रखना है। द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया तथा ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया के माध्यम से अपने अपवाह सिद्धांत का प्रतिपादन किया। रमेश चंद्र दत्त ने भी धन के बहिर्गमन के सिद्धांत पर बल दिया। उन्होंने अपने लेख इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में ये मत प्रकट किया था कि सकल राजस्व का आधा भाग प्रतिवर्ष भारत से बाहर चला जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1896 ईस्वी में अपने कलकत्ता अधिवेशन में आधिकारिक तौर पर बहिर्गमन के सिद्धांत को स्वीकार किया और उस समय कांग्रेस ने घोषणा की कि देश में पड़ने वाले अकालों और लोगों की निर्धनता का कारण वर्षों से लगातार चला आ रहा धन का बहिर्गमन है।
सर सैयद अहमद खां ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार थे और मुस्लिम समाज का विकास वे भारत में आंग्ल सत्ता के बने रहने में ही संभव मानते थे। अतः वे दादा भाई नौरोजी के उच्चारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत पर दादा भाई नौरोजी ने पुस्तक लिखी। दादा भाई ने अंग्रेजी राज्य की शोषक नीतियों का अनावरण किया और कहा कि ये राज्य भारत को दिन प्रतिदिन लूटने में लगा है, जिसके कारण भारत निर्धन देश बनता जा रहा है। इसके परिप्रेक्ष्य में ही उन्होंने अपनी ड्रेन थ्योरी दी। दादा भाई नौरोजी, इनका टाइम पीरियड था 1825 से 1917। इन्होंने इसमें 1865 ईस्वी में WC बनर्जी के साथ मिलकर लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन किया। ये भी पूछा जाता है लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन किसने किया था, तो याद रखना है दादा भाई नौरोजी ने। किसके सहयोग से? WC बनर्जी के सहयोग से, जिसका कार्य भारत के दुख दर्दों का प्रचार करना था। 1892 ईस्वी में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी 1892 ईस्वी में। इसके नोट्स कंप्लीट होते हैं। इसका कुछ प्रश्न कोश है, उसको सॉल्व करते हैं। भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेस भारत में संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे। निम्नलिखित में से कौन सी निधियां होम चार्ज की संघटक थी या थीं? लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही विकल्प का हमें चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी। इसकी व्याख्या देखेंगे, अच्छे से समझ पाएंगे। औपनिवेशिक शासनकाल में भारत सरकार के गृह शुल्कों से तात्पर्य इंग्लैंड स्थित राज्य सचिव द्वारा भारत सरकार की ओर से किया गया व्यय था या खर्च था। इसमें शामिल थे भारतीय सार्वजनिक ऋण एवं रेलों पर लगाई गई पूंजी पर दिया गया ब्याज, भारत को दी गई सैनिक और अन्य सामग्री की लागत, भारत के कारण इंग्लैंड में दिए जाने वाले नागरिक और सैनिक शुल्क, इंग्लैंड में राज्य सचिव का सारा व्यय वर्ष 1919 तक तथा भारत सरकार द्वारा यूरोपीय अफसरों को दिए जाने वाले भत्ते और पेंशन। भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि गृह शुल्कों पर भारित नहीं थी, अतः विकल्प भी इसका अभिष्ट उत्तर होगा। अगले सवाल पर बात करेंगे। शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए, ब्रिटिश नागरिकों द्वारा किए जा रहे प्रजातीय भेदभाव के लिए, ब्रिटिश हित के लिए किए जा रहे भारतीय हित के दमन के लिए, या भारतीय रियासतों के राजाओं पर ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंटों को दी जा रही तरजीह के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ब्रिटिश काल में इंपीरियल प्रेफरेंस शब्दावली का प्रयोग भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए किया जाता था। अगला सवाल देखेंगे। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ था, इसका कारण क्या था? भारी उद्योगों का अभाव, विदेशी पूंजी की कमी, प्राकृतिक संसाधनों की कमी, या धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिए जाना। तो राइट आंसर हमारा इसका हो जाएगा विकल्प डी। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को वरीयता दिए जाने के कारण उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हो सका था। नेक्स्ट सवाल है, इस्तमारमारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? इसको लागू करने वाला था कॉर्नवालिस। कब किया था? 1793 ईस्वी में। 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली का प्रारंभ किया। इसे इस्तमारारी, जागीरदारी, मालगुजारी या बिस्वेदारी आदि भिन्न भिन्न नामों से भी जाना जाता है। ये व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक के क्षेत्र में लागू थी। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों के एक नए वर्ग को भूस्वामी घोषित कर दिया गया, जिसे भूमि के लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना था तथा 1/11 भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना था। स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार छोटे पूंजीपति भद्र नवाब थे। अगले सवाल पर बात करेंगे, किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? ये था कॉर्नवालिस। स्थायी बंदोबस्त किससे किया गया? यह किया गया था जमींदारों से। स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया या किससे किया गया? बात एक ही है, लेकिन घुमा के पूछा गया सवाल है। ये जमींदारों के साथ में किया गया था। किस गवर्नर जनरल ने भारत में स्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी? इसको स्थापित करने वाला था कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था कब? 1793 ईस्वी में। अभी हम इसकी व्याख्या में सब कुछ देख चुके हैं। ये 1793 में कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद में कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतः इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जाता है?
रैयत की जमींदारी की स्थिति को अधिक सशक्त बनाना, ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों का अधिपति बनाना, ये न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल बनाना। ABC तीनों में से कोई भी नहीं। तो इसका तीनों में से कोई भी नहीं होगा। इसकी व्याख्या देखेंगे। 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस द्वारा प्रारंभ स्थायी बंदोबस्त जमींदारी व्यवस्था वाली भू राजस्व प्रणाली में जमींदारों का भूमि पर वास्तविक अधिकार स्वीकृत कर लिया गया था, जब तक कि वे लगान एकत्र कर उसका 10/11 भाग सरकार को देते रहते। लेकिन जमींदारी का भू क्षेत्र निर्धारित नहीं था। लगान रहित अनुदान भूमि, चारागाह, पर्ती आदि भूमि निर्धारित न होने के कारण कानूनी विवाद बढ़े। जमींदार एवं कृषक के बीच अनेक मध्यस्थों के कारण भी विधिक वादों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। स्पष्ट है कि विकल्प इसका डी सही होगा। चलिए गाइस, आज की क्लास में इतना ही। मिलेंगे आगे की क्लास में आगे क्वेश्चंस के साथ। तब तक में अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। बाय।